स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई और अपने आवाज़ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ टीवी पत्रकार और अब वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार राहुल श्रीवास्तव जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। नमस्कार सौरभ। राहुल जी, सबसे पहले आप ही के पास आता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चहकते हुए स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में और इनके बीच के गलियारों में राजदीप सरदेसाई घूम रहे हैं, आपने इनकी किताब के लिए ऐसे क्या प्रसंग बता दिए हैं जो इनकी खुशी नहीं छिप रही? नहीं, ये राजदीप की खुशी नहीं, खुशी मेरी है कि इन्होंने मुझसे प्रसंग पूछे। बड़े पत्रकार, किताब लिखने वाले वो हैं। तो यानी आप यहाँ भी, यानी ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यानी आई एम वेरी हैप्पी दैट ही केम टू मी टू। और मैं ये बहुत सारे यंग पत्रकारों के लिए जो कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बातें पोस्ट करते हैं, उनको बता दूं दैट राजदीप इज अ वेरी बिग जर्नलिस्ट. His achievements are such that it is very difficult to get, and I think to keep humility at the level that he has, I think that's very difficult to achieve. और ये मैं एक बहुत सीरियस मैसेज दे रहा हूं क्योंकि आज सवेरे मैंने कुछ देखा है, ये मेरा उसके लिए रिस्पॉन्स है। क्या देखा है सर आज सुबह? वो राजदीप जी चाहे उसको ट्विटर पर रिप्लाई कर दिए हो क्या, बट आई टेक ग्रेट अम्ब्रेज टू द फैक्ट कि किसी एक पत्रकार ने एक पोस्ट डाला है राजदीप के लल्लन टॉप में, जो उनकी जो बोलते हैं उसको मजाक उड़ाते हुए। हाँ, देखिए, किसी ने वो मीम, आजकल मीम और ये सब चलता है, मैं उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं कई पत्रकारों से बात कर रहा हूँ, आपसे भी बात करूँगा और कई लोगों से, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा देश है, तमिलनाडु में क्या हुआ, दिल्ली में बैठकर तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ कई लोग हैं जिनसे बहुत ज्ञान मिलता है। उसी तरह से राहुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गया, और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, जब ये कहा जाना था कि बीजेपी को 60-70 आएंगे, राहुल ने मुझे कहा नहीं आए, दे आर इन ट्रबल, बीजेपी ट्रबल में है। बहुत कम पत्रकार हैं उस समय जो समझते थे कि बीजेपी ट्रबल में है, तो राहुल ने ज़रूर ज़मीन को अच्छी तरह से परखा था। एक ही मुझे है कि राहुल का ऑफिस अब हमारे सामने ही है, तो मैं उनके ऑफिस गया था 6-6:30 बजे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि चाय के साथ समोसे भी खिलाएंगे, ये वो। हम एक दूसरे से बात करते रहे, आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, करीब 1 घंटा हुआ, लेकिन समोसे नहीं आए। चलिए, तो राहुल जी आपको चाय पिलाई, क्योंकि हम लोग तो आपकी चाय भी नहीं जानते हैं राजदीप जी। मेरी और राहुल जी की जो जीभ है ना, वो कुछ ग्राम घिस गई है। अरे ये नहीं, देखिए ऐसा है, गणपति के मोदक के अलावा आप बताइए, साल दर साल बीत गए, आपका 60वां बरस शुरू हो गया, तीसरी किताब आ रही है। नहीं, अब करना पड़ेगा। और आपकी किताब के प्रचार प्रसार में कितना मेहनत करते हैं हम लोग। नहीं, ऐसा है, किताब आएगी अक्टूबर के महीने में। टाइटल तो रिवील कर दीजिए। नहीं, कुछ नहीं, अभी तक वो तय नहीं हुआ है। टेंटेटिव बता दीजिए। नहीं, टेंटेटिवली मैं सोच रहा हूं ये, और आप मुझे बता सकते हैं, दर्शक भी बता सकते हैं। 2024 द इलेक्शन द वोटर वन, पहली किताब 2014 में थी। 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया, चुनाव जिसने देश को बदला। 2019 हाउ मोदी वन इंडिया, मोदी की बड़ी जीत। और 2024 द इलेक्शन द वोटर वन, क्योंकि ये बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्डिक्ट है जिसमें वोटर ने सभी पार्टियों को एक ना एक तरह से मैसेज दिया है। और एक ऐसे माहौल में जब हम कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, ये सब चल रहा है, उसमें वोटर ने अपनी आवाज बुलंद की है। तो और बड़ी लंबी किताब है, 150,000 वर्ड्स हो गए हैं, तो काफी लंबी है, और कई अच्छी किस्से, बहुत अच्छे किस्से किताब में रखे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आप और राहुल को मैं दिवाली क्या कहें, गणेश चतुर्थी, नहीं, मत करिए। गणेश चतुर्थी पर आपको गणपति जी लेंगे यार, ये टूटता वो वायदा नहीं, मैं हम ऐसा करते हैं, हम नहीं, मैं आप लोगों को एक और देता हूँ। बोल के आता कहता कल से नहीं पीऊंगा। जी, ऐसा है राहुल, अक्टूबर में महाराष्ट्र में चुनाव है। ऐसा करते हैं, लल्लन टॉप का नेता नगरी का एक शो कहीं महाराष्ट्र में, पुणे या कोल्हापुर में करते हैं। कोल्हापुर का जो कोल्हापुरी चिकन मैं आपको खिलाऊंगा वहां, और जो उसके साथ जो रस्सा आता है, सर वो तो हमारे लल्लन टॉप के दर्शक खिला देंगे। आप अपने घर पे भोजन कब करवा रहे हैं ये बताइए। अरे कोल्हापुर भी मेरी तरफ से घर पे करवाएंगे अक्टूबर के महीने में। मैंने आपको हम मतलब 2 महीने इंतजार कर। हाँ, 2 महीने आप इंतजार कीजिए। स्कूल कॉलेज में इनका मैंने फंक्शन करवा दिया जी, 2 तोपों के बीच में लवली बिल्डिंग, जो गॉथिक बिल्डिंग है लामार्टनिया स्कूल की, उसमें राजदीप सरदेसाई का प्रोग्राम हुआ। बड़ी मुश्किल हुई मुझे यानी कराने में, और खत्म होते ही राजदीप सरदेसाई का पार्टी,
तो दारू हमला है, खाना कोई लाया, ये बिना बिल दिए भाग गए थे। तो क्या है कि इनकी पार्टी पे तो मैं बिल्कुल भी वायदे पे विश्वास नहीं करूंगा, पता लगा कि चोट हम लोगों पे लग गई। आप बात करते हो यार, हम लोग साथ में गए हैं टुंडे कबाब खाने लखनऊ में, क्या बात old करते हो? boys, stop fighting. Let's start the political session of Netanagiri. First, I'll come to you, Mr. Rahul Srivastav. What do you make of this budget? आपकी पहली प्रतिक्रिया, साथ ही बजट सत्र में जो चर्चाएं हो रही हैं पक्ष विपक्ष से वो, और उसके भी ऊपर एक सवाल कि क्या ये सरकार 4 जून के बाद से हेडलाइन एक भी मैनेज नहीं कर पाई है। हेडलाइन मैनेज करने से मेरा तात्पर्य ये है कि क्या इनकी नैरेटिव पर ग्रिप लगातार कमजोर हो रही है नरेंद्र मोदी सरकार की। राहुल श्रीवास्तव जी। देखिए सौरभ, बहुत ज्यादा डिनायल में रहने के कारण और बहुत सारी एक ऐसा मैंडेट था 2019 से बीजेपी के पास कि उसके पास एक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, और उस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से आने वाली एक कॉम्प्लेसेंस थी, और उसमें क्या हुआ कि कॉन्स्टेंटली डिनायल मोड में चले। और यानी मैं कहूंगा कि 2016 से लेकर के अगर आप देखें डिमोनेटाइजेशन जैसी बड़ी एक्सरसाइज में, जिसमें 99 पॉइंट समथिंग कैश वापस आ गया, ब्लैक मनी का गोल पोस्ट चेंज हो गया, कि उसको कहा गया कि डिजिटाइजेशन कर दिया गया है, हार्डशिप्स को कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया। उसके बाद एक बहुत टफ पीरियड आया। डेफिनेटली द पैंडेमिक वाज अ वेरी टफ पीरियड फॉर द गवर्नमेंट, किसी भी सरकार के लिए। इकोनॉमी डिप करी, इकोनॉमी वापस रिकवर करी, मगर ऐसा नहीं कि उसके पैदा हुए चैलेंजेस खत्म हो गए। उसके पैदा हुए चैलेंजेस उससे पहले से इकोनॉमी क्राइसिस में चल रही थी, और उस क्राइसिस को मिटिगेट करने की जगह एक डिनायल का एक लगता था कि जैसे सब ठीक है, कि जेल के बाहर अंदर कैदी कुछ भी कर रहे हो, बाहर जेलर जो पुराने टाइम में चलाता था सब ठीक है, वैसा एक वातावरण था। और मैं कहूंगा कि चुनाव के रिजल्ट के बाद एक फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिको इकोनॉमिक मिस्टेक्स जो होती हैं, ये बजट वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन के लिए एक इकोनॉमिक कोर्स करेक्शन किया गया है, विच इज व्हाट एवरी स्मार्ट गवर्नमेंट डज। इसमें कोई बुराई नहीं है सौरभ। क्या है कि पॉलिटिक्स में हर दांव ठीक नहीं चलता, इकोनॉमिक्स में हर दांव ठीक नहीं चलता, मगर अगर आप डिनायल में रहेंगे तो मुश्किल होगी। तो अगर आप देखिए कि इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे या पॉलिटिकल चेंजेस, उनके कारण क्या थे। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा चैलेंज था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक बहुत बड़ा वर्ग जो था, अब अगर आप इकोनॉमिक सर्वे और बाकी सीएमआई वगैरह की डेटा देखते हैं तो वो कहता है कि 9.2% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे है बड़ी खूबसूरत चीज कहता है कि 52% जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। ये अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है कि ऑलमोस्ट 50% ग्रेजुएट जो देश के निकल रहे हैं वो ऐसी स्किल्स नहीं है या एम्प्लॉयमेंट उनके पास पोटेंशियल नहीं है कि उनको नौकरी मिल जाए। ये तो एडमिशन है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट था, और इसको पहले क्यों नहीं टैकल किया गया। और इसीलिए अगर आप चिदम्बरम साहब की स्पीच सुनेंगे तो मैं कहूंगा कि बहुत शालीन तरीके से एक अच्छी डिबेट हुई। उसमें आई गिव क्रेडिट टू निर्मला सीतारमन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो, कि उसमें टीका टिप्पणी नहीं हुई। चिदम्बरम साहब कैरिड आउट अ वेरी ब्रूटल पोस्टमार्टम ऑफ द बजट, और उसके बीच में निर्मला सीतारमन कामली उनको सुना। इनफैक्ट जयशंकर जी एक दो बार मुस्कुरा भी रहे थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत करी कि मैं वेलकम करता हूं कि सरकार ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पेज नंबर 11, 30 और 31 पढ़ा है, और उसके अंदर से कंटेंट को कॉपी किया है। कॉपी करना गलत नहीं होता, इस हाउस में वो अच्छी बात मानी जाती है, और आप चाहें तो हम मिलकर के इसको चेंज कर सकते हैं। और उसको देखिए, उसके बाद चिदम्बरम जी की स्पीच में इंटरेस्टिंग एलिमेंट था कि जो पीएलआई स्कीम है उसको उन्होंने एक नया डेफिनेशन दिया, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। तो क्या है कि इंसेंटिव, तो वो एक नई पैराडाइम जो इसमें निकली, वो सरकार की ये विजडम दिखाती है कि उसने क्राइसिस समझी, फार्मर्स का मामला समझा, मिडिल क्लास को हालांकि झुंझुनाई मिला है, बट एटलीस्ट एक सिग्नल दिया गया है। चाहे उनको न्यू टैक्स रिजीम के जरिए उनको ठेला जा रहा है कि ये इंसेंटिव के जरिए कि न्यू टैक्स रिजीम में जाइए, 2/3 ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल था।
तीसरा जो पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन था वो अगर आप देखें कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए था कि हम आगे की इकोनॉमिक्स ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम अपनी सरकार को भी अगला बजट पेश कर पाए उसको भी ठीक कर रहे हैं। देखिए कि जिस तरह का मेंशन बिहार और आंध्र प्रदेश का हुआ वो एक क्लियर पॉलिटिकल सिग्नल था कि हम ये क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन उसी में एक इनहेरेंट ट्रबल क्रिएट कर दी सरकार ने ट्रबल ये क्रिएट कर दी कि जब आप दो राज्यों का नाम बहुत जोर से लेंगे और अपनी पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन उन राज्यों में करना चाहेंगे या उन राज्यों की रूलिंग पार्टी से करना चाहेंगे, अपने अलायंस पार्टनर से करना चाहेंगे, तो बाकी राज्य कहेंगे कि आपका हमारे राज्य के बारे में एक साइलेंस था और उस साइलेंस में पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन में एक क्राइसिस हो गई। देखिए कि आपने बिहार और आंध्र का नाम इतने जोर से लिया कि महाराष्ट्र का मेंशन ना होना एक पॉलिटिकल क्वेश्चन रेज कर रहा है कि आपने इकोनॉमिकली उनका बजट में नाम नहीं लिया, तो महाराष्ट्र में तो चुनाव है तो वहां के लिए भी एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग होनी चाहिए थी। हरियाणा में भी चुनाव है, हरियाणा का भी नाम नहीं आया। अगर मैं देखो तो झारखंड का नाम आया एक जगह पे, एक बार मेंशन आया, हिमाचल प्रदेश का आया, उत्तराखंड का आया, आसाम का आया, लेकिन अगर आप देखें तो बाकी विपक्ष का है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन आपने बिहार और आंध्र का कर लिया, मगर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड इक्वल अमाउंट चाहते थे क्योंकि उनका भी तो चुनाव आने वाला है। तो क्या है कि पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन जो है वो इकोनॉमिक्स से आप जितनी भी कोशिश करें, ये मैंने पहले भी देखा है, मैंने 91 से बजट्स कवर किए हैं कि बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के लोग जो वो बने रेल मिनिस्टर, ममता बनर्जी हुई, लालू प्रसाद यादव हुए, नीतीश कुमार हुए, तो वो अपने मोहल्ले में खूब ट्रेन देते थे और वो लगातार ट्रेन देते जाते थे और हर साल यही शोर होता था कि इन्होंने अपने राज्यों को ट्रेन दे ली, हमारे राज्यों को कुछ नहीं मिला। ये एक पॉलिटिकल पिटफॉल है इकोनॉमिक्स का कि आप इकोनॉमिक्स के जरिए अगर पॉलिटिक्स एड्रेस करेंगे तो उसके नेगेटिव रिपरकशंस कहीं ना कहीं आएंगे। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि इस बजट की एक क्राइसिस और है। ये बजट इंटेंट में अच्छा है लेकिन ये बजट डिटेल में उतना अच्छा नहीं है। मैं पुराने बजट अगर देखूं तो एक विधा थी पार्लियामेंट में कि सभी मिनिस्ट्रीज के जो एलोकेशन किए जाते थे, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीचेस में पढ़ा करते थे कि इतना पैसा एलोकेशन का था, इतना रिवाइज्ड एस्टिमेट था, इतना बजटरी एलोकेशन था, इतना खर्च हुआ, अगले साल इतना देंगे। उसमें हल्ला होता था कि इस मिनिस्ट्री का कम कर दिया गया। तो वो कम करने का भी एक क्लॉज आया था कि अगर आप जितना यूज करेंगे, अगर शॉर्टफॉल होगी, जितना एलोकेट किया गया है नहीं यूज कर पाएंगे तो अगले साल आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना आप खर्च करने की आपकी क्षमता है। जो मैं कह रहा हूं डिटेल्स का मामला जो है वो डिटेल्स एक क्राइसिस है और वो एड्रेस करते करते टाइम लगेगा। ये भी एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। जो एम्प्लॉयमेंट में काफी सारी चीजें कही गई हैं उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है। आपने कहा कि आप एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव देंगे, आप तनख्वाह देंगे। तो अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय, कोई कंपनी आज अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को दिखा देती है कि अब वो मेरे रोल्स पे आ गया है, तो वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। वो एक क्राइसिस आता है कि वो कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि कल वो ऐसा कर देंगे। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉय नौकरी लेता है, वो 2-6 महीना काम करता है, पैसा ले लेते कंपनी को मिलता है, तो वो रिएम्बर्स कैसे होगा? किस तरह से लोगों को मान लीजिए 1 ही महीना का एम्प्लॉयमेंट करता है, पैसा लेके चला जाता है, तो क्या साल के शुरू में मिलेगा, साल के एंड में मिलेगा? ये सारी बहुत सारी टेंजिबल इश्यूज जो क्लैरिटी नहीं है, इसके कारण सौरभ एक प्रॉब्लम आती है। देखिए कि हम ऑलरेडी जुलाई के अंत में हैं, अगस्त आते आते बजट के एंड में भी नोटिफिकेशन होगा बजट का, इसके आते आते सरकारी कागज, रूल्स और तमाम चीजें इसकी बनते बनते अगस्त का एंड आ जाएगा। और अगस्त के एंड आते आते अगर आप शुरुआत भी करते हैं तो शुरुआत करने में भी अगर सितंबर होता है तो आप साल के आखिरी फिस्कल में एक तरह से पहुंच चुके हैं। तो आप इस साल के, लेकिन हाँ यानी फाइनेंशियल ईयर का जो सेकेंड लास्ट है, तो आप इस पीरियड के अंदर ये स्कीम्स जो कि पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन थ्रू इकोनॉमिक्स थी, आप इसको कितना ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि आपके आने वाले चुनावों के लिए आपको ये एक बेनिफिशियरी स्कीम्स प्रूव हो जाएं।
अब सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र का मेंशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जून के महीने में वधावन पोर्ट दिया गया था 76,000 करोड़ का। साहब ये चिपकती नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिक्स के साथ ये प्रॉब्लम ये है कि कौन सी चीज चिपकेगी किस समय पे, और इसका ही विपक्ष फायदा उठा रहा है। विपक्ष ने एक चीज तय कर ली है कि अब वो एक सेंस ऑफ यूनाइटेड तरीके से अपनी एक्सरसाइज को ये दिखाना चाहेगा कि बीजेपी कितनी डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर आप जातियों के मामले में देखें, कोटे के मामले में देखें, अगर आप राज्यों के मामले में देखें, अगर आप हिंदू मुसलमान के मामले में देखें, तो एक पिक्चर पेंट की जा रही है बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार की कि वो डिस्क्रिमिनेटरी इन कैरेक्टर है। अब इन सब चीजों का एक इंपैक्ट और है कि इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया कुछ साल पहले कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज की तारीख में आपका इकोनॉमिक सर्वे बड़ा क्लियरली कह रहा है कि जो 2020 से लेकर के 23 के बीच में कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स थे वो क्वाड्रपल हो गए, यानी 4 गुना हो गए। 4 गुने प्रॉफिट के बावजूद ना तो वेजेस बढ़े हैं ना भर्ती बढ़ी है, यानी ये कॉर्पोरेट टैक्स रिवॉल्यूशन के बाद हो रहा है। आप सोचिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्कुल भी शिथिल पड़ा हुआ है, उसको मुनाफे से मतलब है। अब ये इंसेंटिवाइजेशन जो हो रहा है, अब इसमें ही देख लीजिए कि 500 कंपनियां जो है वो कैसे आएंगी, कैसी अभी आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज नहीं शुरू हुई है सौरभ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं इसका कोई मूलभूत इंपैक्ट इमीडिएटली दिखाई देगा, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी का जो राजदीप पहले बात कह रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से कि अगर आप देखें कि बजट की पूरी डिबेट यूजुअली क्या होता था पहले, की बजट की रेजोनेंस बहुत दिन रहती थी। मैं कहूंगा कि पिछले ये 7-8 सालों में देख रहा हूं कि बजट की रेजोनेंस खत्म हो गई है। और ये बजट की रेजोनेंस इसलिए भी खत्म हो गई है क्योंकि जो बजट की स्पीचेस हैं वो एक विजन डॉक्यूमेंट जैसी हो गई हैं। दे आर नॉट रियली इवन अब बजटरी डॉक्यूमेंट, जैसे बजट में स्कीम्स और पुश एंड पुल्स तमाम चीजें अनाउंस किए जाते थे, वो भी नहीं रही। उसके अलावा जो बड़ी स्कीम्स की घोषणा होती है वो बजट से बाहर ले जाई गई है कि वो गवर्नमेंट की स्कीम बहुत ज्यादा ना लगे, बट इट इज रैप्ड अराउंड, बिल्ट अराउंड एंड टेलर्ड अराउंड वन पर्सन। और उसके कारण क्या हो रहा है कि बजट से बाहर ज्यादा काम हो रहा है, ज्यादा स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं, बड़े बड़े हाईवे और पुल और जो चीजें होती हैं वो बाहर होती हैं, और उससे बजट की वैल्यू डिमिनिश हो रही है। तो जो आप बजट में करते हैं उसका रेजोनेंस भी बहुत दिनों तक नहीं सुनाई देता है। आई थिंक ये थोड़ी पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो लिंकेजेस होती थी उसको लेकर के क्राइसिस सरकार के सामने अभी भी यथावत बनी हुई। थैंक यू राहुल जी। अब रुक करते हैं राजदीप सरदेसाई जी का। राजदीप जी, हमने अर्थशास्त्रियों से बात की, आपने राहुल जी की टिप्पणियों को भी सुना, अब आपकी टिप्पणी। देखिए सौरभ, कई चीज़ें जो राहुल ने कही है मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है ये बजट जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इलेक्शन आउटकम या पॉलिटिकल आउटकम का बजट है, क्योंकि ये बजट एक ऐसे समय पर आया है जहां कहीं ना कहीं इस एनडीए सरकार, और मैं एनडीए सरकार कह रहा हूं, मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार को जो बदली हुई परिस्थिति चुनाव के बाद जो देश के सामने रही है, जहां आप एक मेजॉरिटी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट से एक मिली जुली सरकार में आए हैं, उसका बजट में साफ झलक नजर आता है। ये केवल इस बात से नहीं है कि आपने आंध्र प्रदेश और बिहार का बार बार जिक्र किया। देखिए, जब यूपीए की सरकार थी 2004 और 9 के बीच में, तब लेफ्ट का बिल्कुल दबदबा था, और लेफ्ट एक तरह से उस बजट को बड़ी बारीकी से देखती थी, प्रेशर रखती थी मनमोहन सिंह सरकार पे। एक जमाने में मनमोहन सिंह जी एफडीआई एंड रिटेल करना चाहते थे। ममता बनर्जी और अन्य नेता जो तब उनके सहयोगी थे, उन्होंने उस पर एक तरह से वीटो लगाया। तो ये कहना कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, मैं नहीं मानता। कुर्सी बचाओ बजट कहना थोड़ा एग्जैजरेटेड होगा, लेकिन ये इलेक्शन आउटकम, चुनाव के आउटकम का बजट है। क्योंकि मैं इतना गारंटी आपको देखता हूं सौरभ जी, 2014 और 18 के बीच में वही चंद्रबाबू नायडू आपके साथ थे। वही चंद्रबाबू नायडू बार बार आपको डिमांड करते थे, हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए, हमें फाइनेंसेस दीजिए, आपने नहीं दिए। क्यों? आखिर में तो वो छोड़ गए आपके पार्टी भाजपा के अलायंस को, क्योंकि उस समय आपको उनकी जरूरत नहीं थी। आज आपको उनकी जरूरत है।
आज आपको नीतीश कुमार की जरूरत है, ये कुर्सी बचाओ की नहीं है, दिस इज कोलिशन पॉलिटिक्स। जैसे 2004 और 9 के बीच में मनमोहन सिंह जी को लेफ्ट पार्टीज की जरूरत थी, 2009 और 14 में डीएमके की जरूरत थी, इसलिए जब मनमोहन सिंह जी डीएमके के कुछ मंत्रियों को नहीं रखना चाहते थे कैबिनेट में, उनको एक तरह से वीटो किया गया, नहीं आपको इनको रखना ही पड़ेगा। यही चीज हुई एफडीआई और इन रिटेल में जब मनमोहन सिंह सरकार थी। तो कुर्सी बचाओ में मत जाइए, लेकिन जो सिग्नलिंग है, पॉलिटिकल सिग्नलिंग, आपने इस बजट में सौरभ 23 बार बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट शब्द यूज किया। पिछले 7 सालों में टोटल करिए, आपने उतने बार यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया किसी भी बजट में। यानी कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है इस चुनावी नतीजों के बाद कि आपको जॉब्स, नौकरियों को आगे रखना पड़ेगा। अब डिटेलिंग में आते हैं, क्या वाकई आपको लगता है 500 कंपनीज में 1 करोड़ इंटर्नशिप यानी 20,000 लगभग ऑन एन एवरेज हर कंपनी रख पाएगी? ये अलग सवाल है, ये चैलेंज है, और इस पर तो लोगों की निगरानी रहेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने तो अनाउंसमेंट कर ली। अब सवाल यह है, ये अनाउंसमेंट आपने बगैर डिटेलिंग की या आप सिग्नलिंग देना चाहते कि देखिए हमारी सरकार जो है चाहती है किसी भी हालत में लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अब कम से कम यह कहे कि सरकार कोई कोशिश कर रही है। क्या होगा, कितने लोग वाकई उनको नौकरियां मिलेगी, इस पर नहीं, बट दिस बजट वॉज अबाउट पॉलिटिकल सिग्नल्स टू द पब्लिक कि देखिए बेरोजगारी बड़ा सवाल है, हम उस पर ध्यान देंगे जो हमने शायद पिछले 6-7 सालों में नहीं दे। एडमिशन इन अ वे ऑफ वीकनेस, आप ये भी कह सकते हैं कि आप मान रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं हमारी जो सिस्टम थी, हमने बाकी चीजों पर बात की लेकिन बेरोजगारी पर उतनी बात नहीं की। फिर आते हैं सिग्नलिंग, जो ये सरकार कहीं ना कहीं ये भी कर रही है कि रिफॉर्म्स जो हैं वो बजट के बाहर करेंगे। अब आप देखिए, देयर हैज बीन नो मेजर रिफॉर्म। हेडलाइंस क्या हुआ करते थे जब चिदम्बरम, जो भी है, जब चिदम्बरम वित्त मंत्री हुआ करते थे या यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री हुआ करते थे, द फोकस वाज ऑन रिफॉर्म। कौन सी नई चीजें हैं जिसको हम रिफॉर्म करेंगे? इस सरकार ने जो बड़ी चीजें की है वो बजट के बाहर की है। किसान जो उन्होंने फार्म लॉज लाने की कोशिश की, इट वाज नॉट इन द बजट, इट वाज आउटसाइड द बजट। डीमोनेटाइजेशन तो छोड़ ही दीजिए, दैट वाज इन एनी केस आउट ऑफ द बजट। जीएसटी, अब जीएसटी की वजह से कई चीजें जो बजट में पहले हुआ करती थी आपने उनको हटा दिया है, इट्स आउटसाइड द बजट। एक जमाने में रेलवे बजट हुआ करता था एक दिन, उसके बाद यूनियन बजट हुआ करता था, बट अ लॉट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन which was the basis of budgetary is now done through your GST system. That's another GST council which looks after it. तो बजट की एक अहमियत जो थी वो बिल्कुल थोड़ी बहुत कम हुई है, क्योंकि कई चीजें बजट के बाहर होती है। लेकिन दिस बजट कॉन्ट्रास्टेड विद इंटरिम बजट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फरवरी में सौरभ इंटरिम बजट हुआ था, तब सरकार ने बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर वोट ऑन अकाउंट किया, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। लेकिन वही सरकार ने फरवरी 2019 में किसान सम्मान निधि की थी, 6,000 रुपए देंगे, क्योंकि तब आपको लगा कि शायद हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे 2019 में। फिर पुलवामा होता है, बालाकोट होता है, बड़ी जीत हो जाती है। इस बार फरवरी में आपने बजट राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते बाद किया, पूरी तरह एक माहौल बनाता सरकार तो आनी ही है। तो आपको लगा यार इस बजट में कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी बड़ी चीज पर ध्यान नहीं देने, वैसे ही इंटरिम बजट है, जो भी करना है जून के महीने में करेंगे। 100 दिन का प्रोग्राम करेंगे, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे 100 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या हुआ उसका? क्योंकि जैसे ही चुनावी नतीजे आए आपको अब एक इलेक्शन आउटकम बजट करना पड़ा है। अब हमें कहा जा रहा है प्लीज वेट फॉर 6 months, यू वांट रिफॉर्म, 6 महीने बाद होगा। अब मेरा यह कहना है इन 6 महीनों में बड़ी चीज क्या होने वाली है? महाराष्ट्र में चुनाव, हरियाणा में चुनाव, झारखंड में चुनाव। उन चुनावी नतीजों में क्या होगा यह बहुत असर करेगा कि किस दिशा में, क्या और एक इलेक्शन आउटकम बजट होगा या 6 महीने बाद बिल्कुल रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट होगा। देखिए, आई थिंक समवेयर द गवर्नमेंट हैज हैड अ रियलिटी चेक। यह बजट एक तरह से आपको एक रियलिटी चेक दे रहा है। बड़ी बड़ी बातें थोड़ी कम करें, सपने कम दिखाएं, हकीकत में आए। लेट्स नॉट मेक बिग ब्लेजिंग 8 column headlines. Let's focus. That's why I actually think this has been one of, in a way, निर्मला सीतारमण ने कम से कम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फोकस किया है, कोई बड़ी बड़ी तौफ जैसी बातें नहीं की है।
और इसी वजह से दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बजट। वीकनेस है इमेजिनेशन कहां है आपकी? The strength of the budget is that it focuses on basic macroeconomic stability, which is good. The weakness is that it does not give a big idea. And at the end of the day, two people are smiling. Chandrababu Naidu और नीतीश कुमार। आप कहानी सुनना चाहते हैं? मैं कुछ हफ्तों पहले चंद्रबाबू नायडू से मिला था। ये आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है चंद्रबाबू नायडू से? नहीं, वो बुलाते रहते हैं और मुझे आंध्रा खाना बहुत पसंद है। हाँ। तो आंध्रा खाना खिलाते रहते हैं। जब वो आते दिल्ली, उनके एक हाँ, ये तो मैं अक्सर कहता हूँ कि राजदीप जी को खाना पसंद है। नहीं, ऐसा है। चंद्रबाबू नायडू को मैं कई सालों से जानता हूं। मैं ऐसे ही 2-3 बार मिला हूं। ऐसा आप ये अरे आप हर बार जिक्र करते हैं, मैं मिला हर नेता रखी पहले। ये तो मैं रश के साथ कह रहा हूं भाई कि जो मैं आपको बताऊं है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनसे आप मिल रहे हैं। हमारे लिए तो अच्छा ही, दर्शकों को नई जानकारी मिल रही है। अब देखिए, मैंने उनको पूछा। अच्छा, वैसे एक बात बताइए बिफोर यू स्टार्ट, आप इन नेताओं के पास जाते हैं, भोजन करते हैं, मैं और राहुल जी भोजन के लिए क्या देते हैं तो आप 2 महीने बाद की तारीख देते हैं। कुछ इन नेताओं से ही सीख लीजिए। नहीं, हर बार बोलिए कि राहुल, राजदीप, तुम्हें संडे को मेरे घर दोपहर में एक बढ़िया कोंकणी थाली खाने के लिए आओ। बोलिए। चलो, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं डेट फिक्स करता हूं और आपको बताता हूं। लेकिन एक चीज है जी, कि ऐसा नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू हर बार जब आते खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बिस्किट देते हैं, पर नोट्स एक्सचेंज होते हैं। हाँ, नोट्स एक बार उन्होंने अच्छी एक आंध्रा थाली खिलाई थी, बट अदरवाइज भी चाय और ही इज अ वेरी स्मॉल। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज टेकिंग नोट ऑफ दिस। या ही इज अ स्मॉल ईटर। नहीं, ऐसा नहीं है। डोंट अभी यार, आप मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी अगर मुझे बुलाए और मुझे कुछ बिस्किट चाय खिलाए, वहीं जाऊंगा। हम जहां जो हमें बुलाता हम जाते हैं। बड़े चंद्रबाबू, चलिए बताइए। अब चंद्रबाबू नायडू से मैंने पूछा कि आप इतने अब किंग मेकर बन गए हैं, लेकिन जब कैबिनेट रीशफल हुआ तो आपने मंत्रालय कौन से लिए? सिविल एविएशन, एक MOS कम्युनिकेशन, कोई ऐसा बड़ा जिसे कहा जाता है आज की तारीख में मलाईदार या बड़ा प्राइज्ड पोर्टफोलियो क्यों नहीं लिया? स्पीकर का पोस्ट भी नहीं लिया। तो उन्होंने कहा, राजदीप, आई एम हियर नॉट फॉर बार्गेनिंग ऑन मिनिस्ट्रीज। आप वाजपेयी जी के टाइम पे भी देखिए, आई डिड नॉट गेट इन्वॉल्व। आप पिछले जो 2014 और 18 के बीच में देखिए, हमने कोई बड़े मंत्रालय नहीं मांगे। हम आंध्र प्रदेश को रीबिल्ड, उनकी पुनर्वास आंध्र प्रदेश का करना चाहते हैं हम। इसलिए मैंने इस सरकार को पूरी तरह से समर्थन दिया। और उसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल हेल्प, और वही उनको मिला है। चंद्रबाबू नायडू, सौरभ, हैज कम विद अ फिक्स्ड पॉइंट एजेंडा कि अगले 2 साल के लिए जो भी हो, मुझे जो पोजीशन में मैं हूं, बहुत कम लोग हो सकते हैं। और वो ये भी नहीं जानते, शायद 2 साल बाद मोदी जी की पोजीशन और भी मजबूत हो जाए, फिर क्या होगा। मैं आपको और एक कहानी बताता हूं, विच इज क्लासिक दिल्ली स्टोरी। 2 दिन पहले जगनमोहन रेड्डी दिल्ली पहुंचते हैं। जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं कि तेलुगु देशम हमारे वर्कर्स को पीट रही है, हमारे ऑफिसेज तोड़ रही है, हम ऑफिसेज का कब्जा कर रही है। वो चाहते हैं मीटिंग गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ प्रोटेस्ट कंप्लेंट करने के लिए। उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। इसी जगनमोहन रेड्डी जब 1 साल पहले आए थे अगस्त के महीने में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब उनको मिले थे। और तब चंद्रबाबू नायडू जो आए थे, उनको अमित शाह ने 48 घंटे रोक लिया था, तब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। और अंत में भी उस समय चंद्रबाबू नायडू ने को वो अलायंस अगस्त के महीने में नहीं मिला था। अब सोचिए 1 साल में कितना फर्क। चंद्रबाबू नायडू के लिए अब दिल्ली में रेड कारपेट, जो भी कहें वो हो जाता है। जगनमोहन रेड्डी बेचारे बैठे हुए हैं वहीं IIC में एक एग्जीबिशन कर रहे हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं आता है। ये समय समय की बात है। यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स। टुडे चंद्रबाबू नायडू इज नीडेड। दैट इज वाई इस बजट में भी आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू को जो मिला है वो उसी वजह से मिला है। द सेम नीतीश कुमार 1 year ago was part of India Alliance. Today he is in the NDA. बिहार is mentioned so many times. और इसमें मुझे लगता है डेंजर है, क्योंकि हमारा देश जो है फेडरल देश है। कल नीति आयोग की मीटिंग होने वाली है। ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स आर नॉट गोइंग। मुझे लगता है केवल ममता बनर्जी और शायद हेमंत सोरेन जाएंगे, और वो भी ऐसी चर्चा है कि वो अपनी बात रखकर वॉकआउट भी कर सकते हैं। दिस इज डेंजरस, नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। हम चाहते हैं, हमें चाहना चाहिए कि नीति आयोग हो, प्लानिंग कमीशन पहले थी, सब मुख्यमंत्री एक साथ बैठे। देयर यूज्ड टू बी अ इंटर मिनिस्ट्रियल काउंसिल। दीज आर मेंट फॉर पीपल टू टॉक टू ईच अदर। लेकिन ये हो नहीं रहा है।
और इस बजट के बाद तो ये और भी बढ़ गया। ये जो है कि हमारे राज्य के खिलाफ भेदभाव हो रहा है, हमारे मनरेगा के फंड्स नहीं मिल रहे, स्टालिन कहते हैं कि हमें फ्लड रिलीफ के फंड्स नहीं मिल रहे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, केरल के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने शुड टेक इनिशिएटिव और सबको लाना चाहिए। इसमें कोई प्रेस्टीज नहीं है। ये देश हैज टू बी रन फ्रॉम द स्टेट्स, नॉट फ्रॉम दिल्ली। इसीलिए मुझे लगता है ये बजट जो है, द वरिंग पार्ट ऑफ इट इज ओनली वाइडनिंग द डिवाइड बिटवीन ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट रादर देन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। बहुत खतरनाक होता है जब नीति आयोग की मीटिंग इसी तरह से की बहिष्कार होती है और केवल सरकार के मुख्यमंत्री रहेंगे। देयर शुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इंजन इन माई व्यू। India must be run by Delhi and every state must also have a single engine. Very dangerous that I will have double engine लेकिन आपको हम double engine नहीं देंगे, या वैसा वर्षा अगर ये states को वैसा लगे। That's not good. ये अविश्वास का माहौल is not good for democracy between states and center, which this budget has accentuated. Thank you, Mr. Sardesai. Rahul sir, कोई concluding remark or should we close? देखिए, कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा। People may say later what about it? इस देश के इतिहास में ये रहा है कि केंद्र इस तरह के रोल्स बजट के थ्रू प्ले करता रहा है साहब। क्या मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 1 लाख बार नहीं कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश को पीछे भेजा गया क्योंकि वो विपक्ष में है? बिहार हैज सफर्ड फॉर हैविंग एन ऑपोजिशन गवर्नमेंट फॉर डेकेड्स। बिहार को कुछ नहीं मिला साहब। ये इतिहास है इस देश का। और बंगाल के क्या आज जो लेफ्ट इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है, अगर कोई ज्योति बासु साहब को याद करता है और उनके बारे में जानता है तो सीताराम येचुरी, डी राजा या कोई नेता कह दे कि कांग्रेस के रूल में, जब केंद्र में कांग्रेस थी तो वामपंथ की सरकारों को या बंगाल को स्टार्व नहीं किया गया फंड्स के लिए। ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैं इसीलिए कहता हूं कि बजट एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट राहुल जी, सॉरी नहीं, आपकी मैं आपको वॉट अबाउटरी नहीं कह रहा। इट इज गुड यू रिमाइंड अस, पर मैं इतना ही कह रहा हूं कि इस तरह से जो बार बार बहिष्कार होता है नीति आयोग का या सरकार रीच आउट नहीं करती। आप कौन ताली 2 हाथ से बजती है? आप विपक्ष को जिम्मेदारी ठहराए या सरकार को? How are you know, democracy has to function with both government and opposition. I agree with you. नहीं तो नीति आयोग का क्या मतलब होगा? लेकिन मैं इसमें आगे एक बात कहूंगा सौरभ। एक प्रॉब्लम जो आपने बहुत पहले सवाल में मैंने पूछा था, नैरेटिव सेटिंग, क्या है कि यही एक क्राइसिस है। आई थिंक बजट का डिवैल्यूएशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं है, उसको लेकर के बजट स्पीच के अंदर का कंटेंट, आप देखिए बजट की कोई वो रेजोनेंस नहीं है। आज की तारीख में बजट के डिबेट में आपको चरणजीत सिंह चन्नी याद है, आपको अभिषेक बैनर्जी की स्पीच याद है। आज की तारीख में बजट को लेकर के अब पी चिदम्बरम स्पीच जो है वो ज्यादा अच्छी चल रही है। क्या है कि आप खुद इसको कर रहे हैं, उसके बजट के अंदर एक सेंस ऑफ डिनायल है। अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर के एक बहुत छोटा मेंशन आता है, ग्रोथ को लेकर के एक प्रोजेक्शन आता है जो कि जनता कहेगी कि भाई मेरे को ये महसूस नहीं हो रही है, मेरी माली हालत या मेरी फाइनेंशियल स्थिति वो नहीं है जो कि ग्रोथ एक दिखा रहा है। तो एक डिस्कनेक्ट आता है। तो जनता जब तक नहीं जुड़ेगी आपके नैरेटिव से, और आप कह रहे हैं कि साहब बल्ले बल्ले 8.2 से लास्ट ईयर हुआ, इस साल 6.5 की ग्रोथ हो जाएगी, इस ग्रोथ को मुझे फील करना चाहिए आम आदमी को, तभी आपका नैरेटिव स्ट्रांग होगा। आप कहते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर लोग उठ गए हैं। सीईओ नीति आयोग ने एक भाषण में बोला था कि 5% कुछ बात कर रही थी। आप इतनी एक बात बोल रहे हैं कि गरीबी से उठ गए हैं लोग, लेकिन इस देश के अंदर एक लार्ज स्पेक्ट्रम की 50%, 52% करीब की अगर माली हालत ये है कि वो साल भर में 30, 35, 36 हजार रुपए पे जी रहा है सौरभ, वो नहीं है उस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का हिस्सा। अगर वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का हिस्सा नहीं है तो आगे ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा एक पॉइंट में जो कहना चाह रहा था कि चंद्रबाबू नायडू के मेरे कुछ लोगों से मेरी बात हुई कि जो राजदीप ने कहा कि वो ग्रोथ के लिए चाहते हैं, वो नेता ने एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे बताई, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, कि देखिए एक बड़ी मंत्रालय लेना एक बड़ा नेचुरल चीज लगता है कि आप उस मंत्रालय में हैं,
लेकिन अगर आप एक पुरानी हिस्ट्री में जाएं कि जब कोई कोalition पार्टनर एक बड़ी मिनिस्ट्री लेता है तो उस सरकार की सारे नेगेटिव्स का भागीदार भी बनता है। ममता बनर्जी एक टाइम पे इस सरकार, एनडीए सरकार में बड़ी मंत्री थी। वो आज तक लेफ्ट और बाकी उनके विरोधी कहते हैं कि ये बीजेपी के साथ रह चुकी हैं। मायावती ने सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में उनके बीजेपी के साथ, वो टैग की वो बीजेपी की बी टीम है, आज तक है। टीडीपी के नेता का कहना था कि ये हमने जान के, अगर देखिए हमको पता था कि 4 रायसीना हिल की मिनिस्ट्री हमको नहीं मिल सकती हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, वो तो बीजेपी अपने पास रखेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर जैसी अहम मिनिस्ट्री जो कि टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली बड़ी मिनिस्ट्री, वो रखेगी। तो हम अगर बहुत ज्यादा बड़ी मिनिस्ट्री का लिए क्लैमर करते, हमारे पास एक तो उतने बड़े नेता नहीं है एक्सपीरियंस वाले, दूसरा हम विजिबली इस बीजेपी सरकार का एक हिस्सा दिखते, और हमको अगर जरूरत पड़े कभी, अगर फ्यूचर में पड़े ना पड़े ये बात नहीं कह रहा हूं मैं, हमारे लिए वो एक चस्पा हो जाएगा हमारे ऊपर कि हम इसका हिस्सा हैं। आप सोचिए कि इसके अंदर भी एक सेंस ऑफ कॉशन अभी भी बिल्ट इन है जो अलायंस पार्टनर है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था, वो राजीव ने कहा कि जीएसटी जो है वो बाहर से लाया बजट के ऐसे, मगर प्रॉब्लम ये थी कि बजट में मेंशन था एक टाइम पे, लेकिन बाद में जीएसटी को लाना होता, क्योंकि जीएसटी जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। एक फाइनेंस बिल का हिस्सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता, इस कारण से जीएसटी को अलग से लाना जरूरी था। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता नहीं, मैं इस वजह से कह रहा था दैट हैज रिड्यूस। पहले आप देखेंगे सेकंड पार्ट होती थी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर बहुत बातें हुआ करती थी, अब वो नहीं होती है बिकॉज दैट इज डिसाइडेड इन अ जीएसटी काउंसिल। दैट्स ऑल आई वाज सेइंग। लेकिन आपने जिक्र किया राहुल चन्नी के स्पीच का, कि लोगों ने चन्नी की स्पीच के, क्योंकि क्या है, हम पत्रकार भी कहां सीरियसली जो पहले खासकर की टीवी पर हर जो बड़े बजट स्पीच होती थी उनकी एक तरह से हम एनालिसिस करते थे। सर, अब आपको सनसनी चाहिए। सर, हम यहाँ टीवी डिस्कस नहीं करेंगे, फिर आप हम बोल देंगे, आप लोगों को बुरा लगेगा। इसीलिए इसी नेता नगरी में, नहीं सर, मैंने इसी नेता नगरी में पहले 1.5 घंटे मैंने विद्वान अर्थशास्त्रियों को, प्रोफेसर्स को, कॉलमिस्ट को बुलाया है। अब टीवी पर डिबेट कर, टीवी क्या होता है? टीवी पर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम कहते हैं ना चरणजीत चन्नी की जो स्पीच है, क्योंकि उन्होंने विवादास्पद बयान किया, तो आजकल सनसनी का जमाना है। बिल्कुल, तो लोग टिप्पणियां, इस तरह की टिप्पणियां जो वायरल हो जाएं और सिर्फ बहुत ही लोकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये बात नहीं, ये एक प्रॉब्लम नहीं, ये देश के सांसद गंभीर चर्चा करें, अर्थव्यवस्था पर चर्चा करें, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। एक तरफ के अपने नेता, मैं विपक्ष के सांसदों को देख रहा हूं, वो अपने आला कमान का जयकारा, सत्ता पक्ष के अपने आला कमान का जयकारा, देश कहीं बीच में नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जब आप टकराव की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं पार्लियामेंट पर भी असर हो रहा है कि एक जमाने में एक जो स्पीचेस भी बजट के बाद हुआ करती थी, उसमें एक फोकस हुआ करता था फाइनेंस। लेकिन मैं आपसे कहूंगा राजीव जी, फिर भी अभी तो सत्र चल रहा है जी। पी चिदम्बरम की स्पीच, राघव चड्ढा की स्पीच में भी कुछ दिलचस्प पॉइंट हैं जी, और राधा मोहन दास अग्रवाल की स्पीच की इसलिए बहुत चर्चा हो रही कि उसमें संस्कृत, रामधारी सिंह दिनकर की कविता, इन सब का, और बहुत डिस्कवरी, उसके बाद वो फाइनेंशियल डिटेल्स में भी गए हैं। तो ये 3 स्पीचेस की बहुत चर्चा हो रही है। हम लोग अगले नेता नगरी में भी इस पर विस्तार से बात करेंगे।